हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अपने कर रहे थे चैप्टर मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिसके अंदर अपने मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। और इस टॉपिक के अंदर अपने ये देखा था लास्ट वीडियो में कि मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है वो 4 भागों से मिलकर बनता है। 4 प्रकार के उत्सर्जी अंग मिलकर इसका निर्माण करते हैं, जिसमें से फर्स्ट थे किडनी, सेकंड था मूत्रवाहिनी या यूरेटर, थर्ड था यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, और फोर्थ था मूत्रमार्ग यानी यूरिथ्रा। इसमें से अपने लास्ट वीडियो के अंदर वृक्क की बाह्य संरचना और वृक्क की आंतरिक संरचना ये कंप्लीट जो है वो डिस्कशन इसके बारे में अपने कर लिया था। ठीक है बच्चों, आज अपने ये जो 3 पार्ट बचे हैं बाकी मानव उत्सर्जन तंत्र के, इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें मूत्रवाहिनी की, तो मूत्रवाहिनी जो है उसकी संख्या मानव के उत्सर्जन तंत्र में 1 जोड़ी होती है, यानी 2 होती हैं। एक जो है वो राइट किडनी से निकल कर आती है और एक जो है वो कौन सी लेफ्ट किडनी से निकल कर आती है। ठीक है, तो इसकी संख्या 2 होती है। सेकंड थिंग, ये आपको बताया था कि किडनी का जो ये गड्ढेनुमा भाग है, इस भाग को अपने बोला था हाइलम। क्या कहा था? हाइलम। और ये जो अपनी मूत्रवाहिनी है उत्सर्जन तंत्र की, जैसे ये अंदर खुलती है और ये जो चौड़ा कीपनुमा भाग बताया था यहाँ पर, उस भाग को नाम दिया था अपने पेल्विस, या इसको क्या कहते हैं बच्चों? वृक्कीय श्रोणी कहा जाता है। तो सेकंड थिंग, आप मूत्रवाहिनी के बारे में ये लिख सकते हो कि ये किडनी के हाइलम भाग से निकलकर मूत्राशय में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसका वृक्क के अंदर चौड़ा कीपनुमा भाग पेल्विस, या इसको बोलते हैं वृक्कीय श्रोणी कहलाता है। ठीक है, पहली बात तो क्या हुई कि मूत्रवाहिनी की संख्या जो मानव उत्सर्जन तंत्र में वो 1 जोड़ी है। सेकंड थिंग, ये किडनी के हाइलम भाग से निकलकर मूत्राशय में प्रवेश करती है, और मूत्रवाहिनी का जो किडनी के अंदर चौड़ा ऊपर जहां खुलती है ये चौड़ा कीपनुमा भाग जो है उसको क्या नाम दिया था? पेल्विस या वृक्कीय श्रोणी कहते हैं। अब अपने जानते हैं, क्योंकि दोनों किडनी जो है जब इनके अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होगी, मूत्र का निर्माण होगा, तो वो जो यूरिन है वो इन्हीं मूत्रवाहिनियों से होता हुआ ही किस में पहुंचेगा? मूत्राशय में। इन मूत्रवाहिनियों की जो भित्ति है, वॉल जो है वैसे 3 लाइनेड होती है ये, लेकिन अपने लिए ये नहीं पढ़ना, अपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इनकी भित्तियों में पाई जाती है पेशियां, मस्कुलर लेयर्स होती हैं इनकी भित्तियों में, और वो मस्कुलर लेयर्स जो है भित्तीय पेशियां जो भित्ति में इसके पाई जाती हैं, उन पेशियों की कर्माकुंचन गतियों के कारण, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण यूरिन जो है वो आगे बढ़ता हुआ किसके अंदर पहुंच जाता है? मूत्राशय के अंदर पहुंच जाता है। ये 2-3 बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए अपने यूरेटर के बारे में, मूत्रवाहिनी के बारे में। फिर से सुनिए, संख्या में 1 जोड़ी होती है। सेकंड थिंग, आप इसके बारे में लिखोगे कि ये किडनी के हाइलम वाले भाग से निकलकर मूत्राशय के अंदर प्रवेश करती है, और किडनी के अंदर इनका जो चौड़ा कीपनुमा भाग है वो पेल्विस कहलाता है। और थर्ड चीज आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि मूत्रवाहिनियों की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियों की कर्माकुंचन गतियों के कारण यूरिन जो है वो यहां से होकर मूत्र जो है वो किस में प्रवेश करता है? मूत्राशय के अंदर प्रवेश करता है। ये 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है किसके बारे में? यूरेटर या मूत्रवाहिनी के बारे में। अब अपने नेक्स्ट देखें मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। तो देखिए बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक थैलेनुमा संरचना है, जिसके अंदर यूरिन का कुछ समय तक संग्रहण किया जाता है। ये आप जानते हो सभी, मूत्राशय जो है ये एक थैलेनुमा संरचना होती है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मूत्र का कुछ समय तक क्या किया जा सकता है? संग्रह किया जा सकता है। अब यहां एक बात ध्यान से देखना, इस यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है यानी जो भित्ति है ये वाली, अगर इसको अपने देखें, इसका सेक्शन देखें, तो यह भित्ति 3 स्तरों की बनी होती है, जिसमें से सबसे बाहरी स्तर जो है वो कहलाता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का सिरोसा स्तर बोलते हैं इसको। ठीक है, सबसे बाहर की ओर जो होगा। बीच की जो
लेयर होगी वो पेशी स्तर कहलाता है। और कौन सी किस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं इस स्तर के अंदर? इस स्तर के अंदर अरेखित या अनैच्छिक पेशियों का बना होता है जो बीच वाला स्तर है। और सबसे अंदर की ओर जो इसका स्तर होता है उसे कहा जाता है श्लेष्मिका स्तर। और इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, श्लेष्मिका स्तर जो होता है यह विशेष प्रकार की उपकला का बना होता है, विशेष प्रकार की एपिथेलियम सेल का बना होता है, उपकला उत्तक का बना होता है। उस उत्तक को कहा जाता है सक्रामी या अंतर्वर्ती उपकला उत्तक। और जिन बच्चों ने क्लास 11th के अंदर राजस्थान बोर्ड का चैप्टर जंतु उत्तक बहुत अच्छे से किया है, उन्होंने इस उत्तक के बारे में पढ़ा होगा कि जो श्लेष्मिका स्तर है इसका मूत्राशय का, उसकी कोशिकाएं विशेष प्रकार की उत्तक की, वो भित्ति जो है उसकी, ये श्लेष्मिका वाली, वो विशेष प्रकार की उत्तक की बनी होती है जिसको कहा जाता है सक्रामी या अंतर्वर्ती उपकला उत्तक, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और इस उत्तक की बहुत ही खास विशेषता यह है कि इस उत्तक की कोशिकाओं में प्रसारणशीलता का गुण पाया जाता है, प्रसारणशीलता का गुण पाया जाता है। यानी कि ये कोशिकाएं अगर इस प्रकार आकार की हैं तो ये क्या हो जाती हैं, इस प्रकार थोड़ी चपटी होकर, यानी कि प्रसारणशीलता दर्शाती हैं, बड़ी इसका साइज जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर सकती हैं इसकी वॉल्यूम। और इसी कारण मूत्राशय के अंदर 700 से 800 ml यूरिन जो है वो संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, ये टिश्यू से रिलेटेड जो बातें होती है, चाहे किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड हो, किसी भी अंग या अंग तंत्र से रिलेटेड हो, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। आपने इस साल जो नीट का एग्जाम हुआ है वो देखा होगा, 2 क्वेश्चन आए हैं उसमें हमारी हिस्टोलॉजी से रिलेटेड। एक तो इसी चैप्टर में से पूछा गया है और एक डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में से, गॉबलेट सेल्स वाला, कि उसकी जो लेयर है, भित्ति जो है वो कौन सी प्रकार की कोशिकाओं से गॉबलेट सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो अपने इस चैप्टर में बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन आया है, तो हिस्टोलॉजी से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। यानी जंतु उत्तक वाला जो चैप्टर है, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसका जो जंतु उत्तक चैप्टर है, उसके एक ही पेज से 2 क्वेश्चन आए हैं नीट के अंदर हिस्टोलॉजी से रिलेटेड जो हैं, तो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। फिर से मैं बता रहा हूं कि यूरिनरी ब्लैडर जो है इसकी भित्ति 3 स्तरों की बनी होती है, जिसमें सबसे बाहरी स्तर पेरिटोनियम का सिरोसा स्तर होता है, बीच का स्तर जो है उसको पेशी स्तर बोलते हैं, ये अरेखित या अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। और सबसे अंदर की ओर जो लेयर है वो श्लेष्मिका स्तर की बनी होती है, जिसमें विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है जिसको बोलते हैं सक्रामी या अंतर्वर्ती या ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और इस उत्तक की विशेषता होती है कि इनकी कोशिकाओं में प्रसारणशीलता का गुण पाया जाता है। और इसी कारण जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक टाइम में 700 से 800 ml यूरिन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो ये बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, मूत्राशय के बारे में। ठीक है, और इसमें ये भी लिख सकते हो कि दोनों ओर की मूत्रवाहिनियां आकर जो है वो किसमें खुलती हैं, मूत्राशय में खुलती हैं। और मूत्राशय आगे कौन सी संरचना में खुलता है, मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा के अंदर खुलता है। ठीक है, तो ये बातें थी मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। अब जो लास्ट स्ट्रक्चर बची है इसमें, यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग, उसको अपने डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि मूत्राशय जो है वो आगे जिस संरचना में खुलता है उसको कहा जाता है यूरिथ्रा या मूत्रमार्ग। ये मूत्रमार्ग के बारे में सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जहां से ये मूत्राशय मूत्रमार्ग में खुलता है वहां पर एक अवरोधनी लगी होती है, स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, और ये अवरोधनी बनी होती है रेखित पेशियों की। वैसे तो ये अवरोधनी या अवरोधनी का काम होता है किसी चीज को रोकना। तो जब इसके अंदर ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होगा, यानी जब उत्सर्जन नहीं कर रहे होंगे अपने बाहर यूरिन का, तब तक ये अवरोधनी जो है वो यहाँ इसको कसे रखती है, कसकर रखती है, जिसके कारण यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा में जो ओपनिंग है वो तब तक बंद रहती है। और ये अवरोधनी बनी कौन सी पेशियों की होती है, रेखित या ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है। और जब अपने मूत्र उत्सर्जन करते हैं, मूत्र का बाहर विसर्जन करते हैं, उस समय
ये जो अवरोधनी है रेखित पेशियों की बनी हुई, ये कैसी हो जाती है, शिथिल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, जिसके कारण अपने इजिली जो है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो बाहर पास आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यूरिथ्रा के बारे में, मूत्र मार्ग के बारे में, कि मूत्राशय जैसे यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग के अंदर खुलता है वहां पर रेखित पेशियों की बनी हुई एक अवरोधनी पाई जाती है जो इसको ऊपर से कसकर रखती है। लेकिन मूत्र उत्सर्जन के समय ये जो पेशी है, पेशियों की बनी हुई संरचना है, ये शिथिल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, जिससे इजिली जो है वो यूरिन बाहर पास आउट कर पाते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, अब इसी स्ट्रक्चर को, ये यूरिथ्रा जो है इसको थोड़ा बड़ा करके देखें अपने, तो यूरिथ्रा जो है वो 3 भागों से मिलकर बनी हुई संरचना है। सबसे पहले देखिए इसके बारे में एक और खास बात, यूरिथ्रा की जो लंबाई है वो मेल के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर होती है, 15 से 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। लेकिन यूरिथ्रा की फीमेल के अंदर जो लंबाई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है। अगली बात, मेल के अंदर यूरिथ्रा जो है इसकी जब ओपनिंग होगी बाहर शरीर के, तो ये कॉमन पाथवे होता है मेल के अंदर यूरिन के लिए, मूत्र के लिए, और जब जनन तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे वीर्य। इन दोनों के लिए, इन दोनों के शरीर से बाहर निकलने के लिए ये कॉमन पाथवे है, सामान्य रास्ता है। जबकि फीमेल के अंदर जो यूरिथ्रा है ये सिर्फ किसका काम करता है, मूत्र मार्ग का ही काम करता है, यूरिन पाथवे का ही काम करता है। फिर से सुनिए, मेल के अंदर यूरिथ्रा की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर होती है, जबकि फीमेल के अंदर 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। एक बात और, मेल के अंदर यह मूत्र व वीर्य दोनों के लिए कॉमन पाथवे होता है यूरिथ्रा, जबकि फीमेल के अंदर यह सिर्फ मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। ठीक है। अब अगली बात, अब मैंने आपको बताया कि अगर ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, तो इस संरचना को अपने थोड़ा बड़ा करें तो ये एक संक्रीय नलिका है जो यूरिथ्रा है, जिसकी लंबाई लगभग मैंने आपको बताई 15 से 17 सेंटीमीटर होती है। इसका जो प्रारंभिक भाग होता है, जैसे ये वाला, सबसे पहली बात तो बताई दी कि यहां पर अवरोधनी लगी होती है। ये जो प्रारंभिक भाग है इसका, इस भाग को नाम दिया जाता है प्रोस्टेटिक भाग। इसका जो प्रथम भाग है इसको नाम दिया जाता है प्रोस्टेटिक भाग, और इस प्रोस्टेटिक भाग की जो लंबाई है वो लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका नाम प्रोस्टेटिक भाग इसलिए रखा गया क्योंकि इसको चारों ओर से, यूरिथ्रा के इस भाग को चारों ओर से घेरे रखती है प्रोस्टेट ग्रंथि। अब ये प्रोस्टेट ग्रंथियां क्या होती हैं, ये पढ़ेंगे जब अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां इनका काम आएगा। क्योंकि मैंने भी बताया आपको कि मेल के अंदर यूरिन और वीर्य दोनों के लिए यूरिथ्रा कॉमन पाथवे बनाता है। तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि से घिरा हुआ भाग है यूरिथ्रा का, वो कहलाता है प्रोस्टेटिक भाग, और इसकी लंबाई होती है लगभग 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर। इसके आगे बिल्कुल छोटा सा पार्ट, यहां से लेकर और यहां लगभग इसकी लंबाई होती है 0.5 सेंटीमीटर। इस भाग को नाम दिया जाता है झिल्ली नुमा भाग। ये झिल्ली नुमा भाग वास्तव में प्रोस्टेटिक भाग और जो आगे का पार्ट पढ़ेंगे जिसको शिशन भाग बोला जाता है, उसको आपस में जोड़ने का ही काम करता है। तो ये झिल्ली नुमा भाग सिर्फ कहां पाया जाता है, प्रोस्टेटिक भाग और आगे जो अपने पढ़ेंगे शिशन भाग, उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है। अब अगला नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर, ये जो भाग है इसको कहा जाता है शिशन भाग। ये जो यूरिथ्रा है, ऊपर तक बना देना आप इसको, क्योंकि ऊपर वाला भाग छोटा होता है, ये वाला यहां तक। ये जो पार्ट है ये कहलाता है शिशन भाग, और इसकी लंबाई जो है वो लगभग होती है 14 से 15 सेंटीमीटर। आप 14 सेंटीमीटर लिख सकते हो इसको। लगभग लंबाई जो है वो कितनी होती है इसकी, 14 सेंटीमीटर। तो यूरिथ्रा जो है वो 3 भागों से मिलकर बना है। सबसे पहला प्रोस्टेटिक भाग, जिसको चारों ओर से प्रोस्टेट ग्रंथि ने घेर रखा है, इसकी लंबाई लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर।
उसके बाद झिल्लीनुमा भाग लगभग 0.5 या इससे भी कम 0.5 सेंटीमीटर भाग जो है वो झिल्लीनुमा भाग कहलाता है, और उसके नीचे 13 से 14 सेंटीमीटर लंबा जो वो कौन सा भाग होता है, शिशन भाग होता है। अब जब इसकी ओपनिंग हो रही है, बाहर वाले छिद्र के द्वारा ये बाहर खुलता है यूरिथ्रा जो है, तो जब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराऊंगा मैं, तो वहां पर अपने जब शिशन की पेनिस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर बताया जाएगा आपको कि पेनिस का ये जो बॉडी है, शिशन काय जिसको बोलते हैं, वहां अपने पढ़ेंगे। ये जब इसकी काट देखें तो 3 अनुलंब डोरियों से बना होता है। ये 3 प्रकार की इसके अंदर ये मानिए कि छिद्र होते हैं, यहां से लेकर यहां तक 3 तरह की अनुलंब डोरियां पाई जाती हैं, जिसमें से ऊपर वाली जो पृष्ठभाग की डोरियां हैं ये कहलाती हैं कार्पोरा कैवर्नोसा, और नीचे जो डोरी है इसको कहा जाता है कार्पस स्पोंजियोसम। अब यहां मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ये क्यों बताया आपके, ये यहां काम का नहीं, ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे अपने। यहां ये काम के बात आपके कि ये यूरिथ्रा जो आ रहा है ऊपर से लेकर लास्ट तक ये खुल रहा है, ये किसमें से होकर आ रहा है, ये इस कार्पस स्पोंजियोसम में से होकर आता है, यानी कार्पस स्पोंजियोसम में से होकर ये बाहर की ओर खुलता है। और ये जो आपको नोट्स मैंने भेजे हैं उसमें लाइन ये लिखी हुई है, इसको और डिटेल में अपने जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, कार्पोरा कैवर्नोसा क्या है, कार्पस स्पोंजियोसम जो है ये क्या इनका फंक्शन होता है, तो ये तो वहां डिस्कस करेंगे। अपने सिर्फ एक बात याद रखनी है आपको कि जो यूरिथ्रा है मेल के अंदर वो किस भाग में से होकर बाहर की ओर खुलता है, कार्पस स्पोंजियोसम में से होकर बाहर की ओर खुलता है। ठीक है, तो ये बातें थी हमारे मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में, जिसमें आज अपने यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और मूत्र मार्ग, इनके बारे में डिटेल में जितनी बातें आपको पता होनी चाहिए थी वो मैंने अपने आपको क्या है बता दी है। ठीक है, और ये बातें आपको नोट्स में भी मेरे में जो आपको टेलीग्राम चैनल पर लगातार मिल रहे हैं उनमें लिखी हुई मिल गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब मैंने आपको बताया कि मानव के जो वृक्क होते हैं, किडनी है, उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिसको नेफ्रॉन्स कहा जाता है, वृक्काणु बोलते हैं, तो उसकी जो संरचना है, नेफ्रॉन की जो संरचना है, अब अपने आगे उसको डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन जो है वो हमारे वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो नेफ्रॉन की संरचना में जो भाग हैं अपने आगे इसको डिस्कस करेंगे, वो होते हैं फर्स्ट नंबर पर मेलपीजी बॉडी, यानी मेलपीगी काय। ठीक है, ये मेलपीगी काय जो है ये खुद 2 भागों का बना होता है, जिसमें से पहला जो है उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, और सेकंड जो इसका पार्ट है वो कहलाता है बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, सेकंड नंबर पर इसमें पार्ट आएगा ग्रीवा या नेक, ये कोई खास नहीं है। थर्ड नंबर पर जो पार्ट आता है वो होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसको पीसीटी लिखते हैं। चौथे नंबर पर इसमें अपने पढ़ेंगे लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप, इसकी 2 भुजाएं होंगी, एक होती है अवरोही भुजा और सेकंड होती है आरोही भुजा। और लास्ट 5th, वैसे 2 हैं आगे, 5वें नंबर पर आती है दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी, और लास्ट में संग्रह नलिका। वैसे संग्रह नलिका इसका पार्ट नहीं होती, फिर भी अपने पढ़ेंगे क्योंकि अपनी बुक में ये साथ में दिया हुआ है, संग्रह नलिका कलेक्टिंग ट्यूब सीटी। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन की संरचना के अंदर जो पार्ट है ये डिस्कस करने हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, अपने लिए इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है सबसे ज़्यादा कि इनकी जो भित्तियां हैं सभी संरचनाओं की, वो कौन से प्रकार के उत्तक से मिलकर बनी होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है अपने लिए आपको पता होना, क्योंकि मैंने बताया कि नीट में भी इस साल यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पुट किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहली संरचना, जिसको अपने क्या नाम दिया है, मेलपीगी काय नाम दिया है। आपको जो ब्लैक मार्कर के अंदर ये संरचना दिख रही है, ये वाली कपनुमा जो संरचना दिख रही है, ये कहलाती है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। ठीक है बच्चों,
और इधर से रेड कलर के अंदर ये जो बड़ी एक नलिका इसके अंदर प्रवेश कर रही है और एक यहाँ से बाहर निकल रही है। ये जो प्रवेश करती है अंदर की ओर, इसको कहा जाता है अभिवाही धमनिका, और जो बाहर जा रही है इसको कहा जाता है अपवाही धमनिका। यानी कि बोमेन कैप्सूल के अंदर रक्त को लाने का काम कौन कर रही है? अभिवाही धमनिका, और यहाँ से ले जाने का काम कौन करती है? अपवाही धमनिका करती है। यहाँ पर एक खास बात, अभिवाही धमनिका का व्यास जो है, जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है और अपवाही धमनिका का व्यास जो है वो कम होता है। इससे फायदा ये है कि जब ज़्यादा व्यास है तो ज़्यादा रक्त आएगा, और ज़्यादा रक्त आएगा लेकिन व्यास कम होने के कारण रक्त जाएगा कम, जिसके कारण कुछ ब्लड जो है वो यहाँ पर क्या क्रिएट करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। और अपने को करना क्या है? अपने को इस रक्त में से उत्सर्जी पदार्थों को निकालना है ताकि वो यहाँ से होते हुए अपनी अपनी ओर की मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय के अंदर चले जाएं। ये करना है अपने को, ठीक है। अब देखिए फिर से बता रहा हूँ, कपनुमा संरचना जो है वो कहलाती है बोमेन संपुट। इसके अंदर रक्त को लाने का काम अभिवाही धमनिका करती है और ले जाने का काम अपवाही धमनिका करती है। ये अपवाही धमनिका और अपवाही धमनिका के बीच यहाँ पर एक केशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है। यानी कि अभिवाही धमनिका आगे 50 से ज़्यादा शाखाओं में बंट जाती है और वो 50 से ज़्यादा शाखाएं जो हैं वो केशिकाओं का एक गुच्छा बनाती हैं यहाँ पर, और इसी गुच्छे को कहा जाता है ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर। ये ग्लोमेरुलस और एक ये बोमेन संपुट, यही भाग दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? मेलपीगी काय या मेलपीजी बॉडी कहलाते हैं। समझ आ गया? देखिए फिर से, ग्लोमेरुलस क्या है? अभिवाही धमनिका बोमेन संपुट के अंदर आई, उसने क्या किया? अंदर आके 50 से अधिक शाखाओं में बंटकर केशिकाओं का एक गुच्छा बनाया, जिसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट ही मिलकर क्या कहलाते हैं? मेलपीगी काय कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करें बोमेन संपुट की, तो बोमेन संपुट के बारे में बहुत सारी खास बातें। ग्लोमेरुलस तो जैसे मैंने बता ही दिया कि केशिकाओं का गुच्छा है, और केशिकाओं के बारे में मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में बताया था कि केशिकाएं जो होती हैं उनकी भित्ति जो है वो बनी होती है किसकी बच्चों? एंडोथीलियम की बनी होती है, ठीक है। वहां आपने 3 स्तर देखे थे वाहिनियों के, जिसमें सबसे आंतरिक स्तर जो है वो एंडोथीलियम होता है, जिसको थीका इंटरना बोला था। और केशिकाओं की भित्ति में सिर्फ थीका इंटरना या जिसको एंडोथीलियम भी कहते हैं वो ही पाया जाता है, बाकी थीका एक्सटर्ना और मीडिया नहीं प्रेजेंट होते। ओके, अब बात करें बोमेन संपुट की, तो बोमेन संपुट की जो भित्ति है ये बच्चों द्विस्तरीय होती है, जिसमें से बाहरी स्तर जो है वो तो बना होता है शल्की उपकला का। बाहरी स्तर जो है वो किसका बना होता है? शल्की उपकला का बना होता है। जबकि इसका जो आंतरिक स्तर है उस पर विशेष प्रकार की, ये जो आपको कोशिकाएं दिख रही है उस पर विशेष प्रकार की इसके आंतरिक स्तर पर कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को, इन संरचनाओं को कहा जाता है पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स क्या करती हैं? ये जो केशिकाओं का गुच्छा बना है, इस केशिकाओं के गुच्छे को अंदर ही बांधे रखने का काम करती है। एक तो दूसरी खास बात, मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलस जो है, ये जो है इनकी केशिकाओं की भित्ति एंडोथीलियम की बनी है, और आपको पता है कि केशिकाओं की भित्ति बहुत ही महीन पतली होती है। एंडोथीलियम जो है वो बहुत ही महीन होती है, और इसी महीनता के कारण इन केशिकाओं के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, रंध्र प्रेजेंट होते हैं, और इधर से इनके अंदर भी छोटे छोटे, जो ये बोमेन संपुट की वॉल है इसके अंदर भी छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं। इन रंध्रों को कहा जाता है फेनेस्ट्रा। क्या बोलते हैं इनको? फेनेस्ट्रा। कहाँ पाए जाते हैं? ये रंध्र पाए जाते हैं जो केशिकाओं की भित्ति हैं, और बोमेन कैप्सूल के आंतरिक स्तर की भित्ति में रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म व्यास के होते हैं ये, इनको फेनेस्ट्रा कहते हैं। होगा क्या? जब अभिवाही धमनिका यहाँ रक्त लेके आएगी, वो केशिका गुच्छ में पहुंचेगा, रक्त दाब के कारण कैसे छनता है वो तो अपने आगे डिस्कस करेंगे, अब यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया विधि पढ़ेंगे। यहाँ रक्त दाब के कारण इस रक्त में से काफी पार्ट जो है, आरबीसी नहीं छनेगी, ठीक है, प्लेटलेट्स नहीं छनेगी, उनको अपने रक्त के जो मेन पार्टिकल्स हैं उनको छोड़कर जो रक्त में पोषक पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वाटर होता है, वो भाग जो है वो छनकर किसके अंदर चला जाएगा? इस बोमेन कैप्सूल के अंदर चला जाता है।
मैंने फिर ध्यान रखना, मैंने कहा उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ आवश्यक पदार्थ भी इस रुधिर दाब के कारण इन रंध्रों के द्वारा छनकर किसके अंदर चले गए, बोमेन कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये काम था बोमेन कैप्सूल का, यानी कि मेलपिगी काय में ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट का वास्तव में काम क्या है। इनका काम है जो उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालने हैं, या आप ये मानिए कि जो फिल्ट्रेट है, निस्यंद है, जिसको छानना है अपने ब्लड में से, उसको ये छानने का एक तरीके से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और वो जो फिल्ट्रेट है वो अब किसके अंदर प्रवेश कर गया, वो आ गया है अपने बोमेन कैप्सूल के अंदर। अब मैंने कहा क्योंकि आपको इतने ये जो है इसकी ज़रूरत क्यों है, सारी चीज़ों की, पीसीटी, डीसीटी, हेनले के लूप की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जो फिल्ट्रेट छना उसमें ना सिर्फ उत्सर्जी पदार्थ छने बल्कि उसके साथ साथ कुछ आवश्यक पदार्थ जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी हैं वो भी छनकर साथ आ गए। तो उनको वापस से क्या करना है, बॉडी के अंदर उनका रीएब्जॉर्प्शन करवाना है, वापस निकालना है। इसलिए ये सारी संरचनाओं के अंदर इनकी जो वॉल है वो किस किस उपकला उत्तक की बनी है, ताकि उनमें से उन जरूरी पदार्थों को वापस क्या किया जा सके, बाहर निकाला जा सके। ये अपने पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन जब करेंगे तब। ठीक है, अब अगली बात, मैंने कहा कि फिल्ट्रेट जो है वो छनकर किसके अंदर आ गया, बोमेन कैप्सूल के अंदर। अब ये बोमेन कैप्सूल का जो अगला भाग है, ये बिल्कुल छोटा सा भाग जो है, इसको कहा जाता है ग्रीवा या नेक। इसके बारे में कोई खास बात नहीं पढ़नी आपको ग्रीवा या नेक के बारे में। ये मुख्यतः बोमेन कैप्सूल को किससे जोड़ने का काम करता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका से जोड़ने का काम करता है। इससे अगली जो संरचना है ये वाली, इस संरचना को कहा जाता है पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार नीट 2020 का जो एग्जाम हुआ है यहां से क्वेश्चन पुट हुआ है पीसीटी से। देखिए क्या, ये पीसीटी जो है ये लंबी कुंडलित नलिका होती है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे खास इसकी जो भित्ति है वो एक विशेष प्रकार के उत्तक से आश्रित होती है, और वो उत्तक होता है पीसीटी की भित्ति जिससे आश्रित होती है घनाकार उपकला उत्तक। लेकिन इतनी ही खास बात नहीं है कि इसकी भित्ति घनाकार उपकला उत्तक से आश्रित होती है। क्यों? क्योंकि जो आगे अपने डीसीटी पढ़ेंगे, आगे अपने जब डीसीटी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ लूप ऑफ हेनले जो है इसकी जब अपने अवरोही भुजा डिस्कस करेंगे तो उसका भी कुछ भाग इस घनाकार उपकला उत्तक का बना होता है। लेकिन खास बात यह है कि इस पीसीटी की ये जो घनाकार उपकला उत्तक है जिससे इसकी भित्ति आश्रित है, इसके अंदर छोटे छोटे जो है वो सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। और यही क्वेश्चन इस बार नीट के अंदर पूछा गया कि नेफ्रॉन की कौन सी स्ट्रक्चर जो है, नेफ्रॉन के कौन से भाग में जो उसकी भित्ति जो है वो घनाकार उपकला उत्तक के साथ साथ उसमें सूक्ष्मांकुर की जो ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। तो उसका आंसर था समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर से सुनिए, समीपस्थ कुंडलित नलिका एक लंबी कुंडलित नलिका है, पहली बात। सेकंड थिंग इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसकी भित्ति जो है वो अंदर से घनाकार उपकला उत्तक से आश्रित होती है जिस पर छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो यहाँ पर ब्रश बॉर्डर लाइक संरचना का निर्माण करते हैं। अब ये ब्रश बॉर्डर आपको पता है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में पढ़ा है कि ब्रश बॉर्डर क्या करते हैं, ये इसके आंतरिक सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि इन सारी संरचनाओं का काम जो है वो रीएब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, पुनः अवशोषण, यानी जरूरी पदार्थों को वापस किसके अंदर निकालना है, ब्लड के अंदर निकालना है। तो क्योंकि पुनः अवशोषण से रिलेटेड है तो ये अवशोषण, पुनः अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं कौन, ये जो सूक्ष्मांकुरों की इसके अंदर ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, अगली बात, इसी के अंदर पीसीटी के अंदर बहुत अधिक संख्या के अंदर, क्योंकि ये एक ऑर्गन है, एक तरह से ऑर्गन अपने अंग का भाग है नेफ्रॉन का, कोशिका का, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इस नेफ्रॉन के पीसीटी वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मात्रा में यहां प्रोड्यूस करेंगे एटीपी, और ये एटीपी यहां पर जरूरी पदार्थों के, आवश्यक पदार्थों के सक्रिय अवशोषण में सहायता करता है, सक्रिय पुनरावशोषण में सहायता करता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, पीसीटी के बारे में। सबसे पहली बात,
ये लंबी कुंडलित नलिका होती है। सेकंड थिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी भित्ति जो है वो घनाकार उपकला उत्तक से आश्रित होती है, जिसमें सूक्ष्मांकुर प्रेजेंट होते हैं जो एक ब्रश बॉर्डर लाइक संरचना का निर्माण करते हैं। इससे होगा क्या, इससे पुनरावशोषण की जो सतह का क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा मात्रा में एटीपी प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा मात्रा में एटीपी जो है वो जरूरी पदार्थों के, आवश्यक पदार्थों के सक्रिय पुनरावशोषण में हेल्प करेगी। ठीक है, अब ये पीसीटी आगे खुलती है कि यू आकार की संरचना के अंदर, और इस यू आकार की संरचना को कहा जाता है हेनले का लूप। हेनले के लूप की दो भुजाएं हैं, जिसमें से एक जो नीचे की ओर आ रही है, इस भुजा को कहा जाता है अवरोही भुजा, और जो ऊपर की ओर जा रही है इस भुजा को कहा जाता है आरोही भुजा। ठीक है, लूप ऑफ हेनले यू आकृति की संरचना है जिसकी दो भुजाएं हैं। जो नीचे की ओर आ रही है उसको अवरोही भुजा कहते हैं, और जो ऊपर की ओर आ रही है उसको कहा जाता है आरोही भुजा। अवरोही भुजा जो है, इसकी जो भित्ति है वो जिस उत्तक की बनी होती है वो वही उत्तक है जो आपने पहले पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था ये वाला बोमन संपुट की जो बाहरी स्तर बताया था। कौन से उपकला उत्तक की? शल्की उपकला उत्तक की। इसकी जो अवरोही भुजा की भित्ति है वो सरल शल्की उपकला उत्तक की ही बनी होती है, जबकि अवरोही भुजा का कुछ भाग जो है वो एक तो बना होता है सरल शल्की उपकला उत्तक से ही, निचला भाग जो है, और इसका कुछ भाग जो है वो बना होता है सरल घनाकार उपकला उत्तक का, घनाकार उपकला उत्तक का। हालांकि आप देखना ये जो यू आकृति बनी हुई है इतनी, इसमें से ये वाला जो व्यास आपको कम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो अवरोही भुजा है इसकी भित्ति मोटी होती है, और इसकी भित्ति के मोटी होने के कारण जो अंदर का डायमीटर है इसका वो क्या होता है, व्यास क्या होता है, कम होता है। जबकि अवरोही भुजा का कुछ भाग की तो भित्ति जो है वो मोटी होती है, जबकि कुछ भाग जो ऊपर से है ये क्या होता है, इसकी भित्ति पतली होने के कारण इसके बीच का जो डायमीटर है वो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में आप याद रखना हेनले, लूप ऑफ हेनले के बारे में, कि यू आकृति की संरचना है जो पीसीटी और डीसीटी के बीच में पाई जाती है। इसकी दो भुजाएं होती हैं, अवरोही भुजा, आरोही भुजा। अवरोही भुजा जो है वो सरल शल्की उपकला उत्तक की बनी होती है, जबकि आरोही भुजा जो है वो सरल घनाकार उपकला उत्तक की बनी होती है। ठीक है बच्चों, ये अब जो लूप ऑफ हेनले है ये आगे कुंडलित नलिका के अंदर खुलेगा, और इस कुंडलित नलिका को कहा जाता है डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसकी भित्ति, दूरस्थ कुंडलित नलिका की भित्ति जो है वो, क्योंकि इसकी भित्ति आपको मैंने बताया कि पतली है इसलिए इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका भी डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। लेकिन दूरस्थ कुंडलित नलिका की भित्ति मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कौन सी उत्तक की बनी होती है, घनाकार उपकला उत्तक की बनी होती है। लेकिन इसके अंदर किसी प्रकार की कोई ब्रश बॉर्डर लाइक संरचना यानी सूक्ष्मांकुरों की उपस्थिति इसके अंदर नहीं पाई जाती। तो यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया, क्योंकि ज़्यादातर आप देख रहे हो घनाकार उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक, और इधर से पीसीटी में घनाकार उपकला उत्तक। लेकिन तीनों में जो सबसे खास चीज़ है वो ये है कि पीसीटी में ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो डीसीटी जो है ये बता दिया आपको, डीसीटी जो है ये कुंडलित नलिका है, ये भी एक तरह की, पहली बात तो। दूसरी बात इसके बारे में कि इसकी भित्ति जो है वो घनाकार उपकला उत्तक की बनी होती है। सबसे खास बात ये कि अपने एक हार्मोन पढ़ते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एडीएच, और एडीएच हार्मोन जो होता है वो जल के पुनरावशोषण से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये आप जब हार्मोनल वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां भी डिस्कस करेंगे अपने। तो एडीएच या इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, इसका काम जल के पुनरावशोषण से संबंधित होता है। और वो वैसोप्रेसिन या एडीएच जो हार्मोन है वो कहां पर आके फंक्शन करता है, अपना इस डीसीटी पर आके फंक्शन करता है, यानी यहां वो जल के पुनरावशोषण को नियंत्रित करने का काम करता है। एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यानी यूरिन के अंदर कितना वाटर जाना चाहिए, कितनी सही मात्रा वाटर की होनी चाहिए, इसका जो रेगुलेशन हार्मोन करता है वो होता है एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं उसको, और उसका जो फंक्शन है वो किस भाग पर किया जाता है, आके डीसीटी पर। तो डीसीटी वाले भाग में जल के पुनरावशोषण से संबंधित जो मैकेनिज्म है वो अक्सर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये डीसीटी जो है ये आगे खुल जाती है किसके अंदर,
संग्रह नलिका के अंदर, कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर। ये जो आपको दिख रहा है, ये इधर से एक शाखा आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये सारी जो शाखाएं हैं वो किसकी आ रही है? संग्रह नलिका की आ रही है। और ये जो लंबी ट्यूब आपको दिख रही है, इस ट्यूब को कहा जाता है डक्ट ऑफ बेलिनाई, बेलिनाई की नलिका। यानी कि बहुत सारी संग्रह नलिकाएं इकट्ठी होती हैं और किसमें खुलती हैं? बेलिनाई की नलिका में खुलती हैं। ये बेलिनाई की नलिका इसका भाग नहीं है नेफ्रॉन का। फिर से मैं बता दूं, वैसे संग्रह नलिका भी आपको कुछ बुक्स के अंदर मिलेगा, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते। नेफ्रॉन जो है वो कहाँ तक मानते हैं? यहाँ डीसीटी तक मानते हैं। लेकिन फिर अपनी बुक के अंदर ये दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी जो संग्रह नलिकाएं, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो उनकी बहुत सारी संग्रह नलिकाएं होंगी। संग्रह नलिकाएं मिलकर किसके अंदर खुलेंगी? बेलिनाई की नलिका के अंदर। और ये बेलिनाई की नलिका जो है ये खुलती है जाके कैलिक्स वाले पार्ट में, कैलिक्स आगे खुलता है पेल्विस में, और पेल्विस खुल जाता है मूत्रवाहिनी के अंदर। तो ये अपने जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ फिर से अपने जो है ये रिवाइज आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बातें थी आपकी किससे रिलेटेड? नेफ्रॉन की संरचना से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए। जिसमें ये वाला पार्ट, जिसमें फर्स्ट मेलपिगी का एक, उसके अंदर ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, ये दोनों मिलकर मेलपीजी बॉडी कहलाते हैं। फिर ग्रीवा नेक पार्ट, फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका, लूप ऑफ हेनले दूरस्थ कुंडलित नलिका, और सीटी संग्रह नलिका। और संग्रह नलिकाएं मिलकर बेलिनाई की नलिका के अंदर खुल जाती हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको कंप्लीट जितनी भी बातें अपने आपको नोट्स में लिखी हुई मिलेंगी वो सारी की सारी मैंने बातें आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो हैं वो बता दी हैं। हालांकि हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अपने वो नेफ्रॉन के टाइप जो हैं वो दिए हुए नहीं हैं। ठीक है, तो अपने इसलिए वो पढ़ नहीं रहे। 11th की जो NCERT है उसमें वो दिए हुए हैं, तो जब उसके अलग से 11th वाले बच्चों के लिए जब वीडियो बनाएंगे तो वो अलग से आपको, अगर आप वहाँ से नॉलेज लेना चाहो तो वो बाद में ले लेना। अपने काम का जो राजस्थान बोर्ड के रिलेटेड वो था, वो इतना ही मैटर था जितना आपको नेफ्रॉन की संरचना से रिलेटेड पता होना चाहिए। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो 2021 के लिए बड़े क्वेश्चनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर 1 नंबर का डायग्राम, और 3 नंबर में इसकी जो संरचना से संबंधित बातें हैं समझाने वाली, जितनी भी आपको बताई गई, ये सारा का सारा यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बड़ों में इस बार पूछा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपने सेशन के अंदर जो है वो यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा किस प्रकार जो फिल्ट्रेट आया, किस प्रकार से कौन कौन से पदार्थ जो है वो नेफ्रॉन के किस भाग से पुनरावशोषित हुए, क्या क्या वापस इसमें डाला गया, ये सारा वहाँ डिस्कस करेंगे। अब आपको एक संरचना इसके अंदर रहेगी बताने वाली और दिख रही होगी कि ये अपवाही धमनी का जो है, ये देखिए, ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी के ऊपर फैलकर कोशिकाओं का एक जाल सा बना हुआ है, रेड कलर के अंदर दिख रहा होगा। इस रेड कलर का ये जो जाल है, जो किसने बनाया है? अपवाही धमनिका ने बनाया है। इस जाल को कहा जाता है वासा रेक्टा। यहाँ इसका कोई काम नहीं था नेफ्रॉन से रिलेटेड। इसका काम क्या होता है? क्योंकि मैंने बताया कि ये पुनरावशोषण किया जाएगा इन संरचनाओं से जरूरी पदार्थों का, और वो पुनरावशोषित होकर पदार्थ, क्योंकि इनमें रक्त बह रहा है, वो वापस रक्त में डाले जाएंगे, और ये सारा का सारा इकट्ठा होकर ये वाली जो है शिरा की एक शाखा, और ये कौन सी शिरा की शाखा है? वृक्कीय शिरा की शाखा, इसके अंदर ये खुल जाता है। ठीक है, तो ये अपवाही धमनिका जो है वो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी के चारों ओर फैलकर जो कोशिकाओं के जाल बनाती है, उस जाल को कहा जाता है वासा रेक्टा। इसका एक और भी नाम होता है, इसको रेटे मिरेबल भी कहते हैं। आप वासा रेक्टा याद रख लेना, इतना सफिशिएंट आपके लिए। तो ये वासा रेक्टा के जो जरूरी पदार्थ खींचे जाएंगे, वापिस पुनरावशोषित किए जाएंगे, वो क्योंकि रक्त के अंदर ही डाले जाएंगे और रक्त अपने अंदर वाहिनियों में बहता है, तो जो जरूरी पदार्थ है वो यहाँ से इन वाहिनियों के अंदर क्या किए जाएंगे? पुनरावशोषित होंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।